फ्रेंड्स, वेलकम टू साधना शिक्षा। दिस इज पवन कुमार। फ्रेंड्स, एमपी संविदा वर्ग 3 सीटेट जो कि वर्तमान में चल रहा, यूपी टेट आने वाला है, रीट और सभी शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विषय की लगभग 5000 क्वेश्चंस की एक स्पेशल सीरीज तैयार की, जिसमें डे बाई डे मैं 30-30 प्रश्न को डिस्कस करता हूँ या उनके एनालिसिस करते हैं। तो साथियों, 180 नंबर प्रश्न तक अपन ने डिस्कस कर लिया। आज अपन 180 से आगे बढ़ते हैं, यानी 181 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला ही ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, सभी एग्जामों में ये काम आएगा। यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की क्लास प्रश्न नंबर 181 से। ठीक है, पहला ही प्रश्न है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई थी तथा ये कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोल्वर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारंभ की अवस्था पर दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी पहला ही प्रश्न कोल्वर के नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित है। नैतिक विकास सिद्धांत में कोल्वर ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया था। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने जो नूर है वो अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई थी और वो अपनी फ्रेंड से कह रही कि तुम्हारे साथ लंच तुमको मुझसे साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ लंच साझा किया। तो ये कौन सा सिद्धांत होगा साथियों? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, बताइए, 1 सेकंड सोचने का समय। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आदान प्रदान परंपरागत। ठीक है, इसका रहेगा आदान प्रदान परंपरागत सिद्धांत के तहत ये बात आएगी, क्योंकि ये लॉरेंस कोल्वर के द्वितीय सिद्धांत के तहत कथा आता है। तो नूर के कथन आदान प्रदान अभिविन्यास और परंपरागत प्रारूप की अवस्था को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये कोल्वर के नैतिक विकास सिद्धांत जो 3 सिद्धांत दिए थे उसमें दूसरे सेकंड स्टेज वाले सिद्धांत के प्रतिपादन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगर ये क्वेश्चन सीरीज आपको अच्छी लग रही तो बिल्कुल साधना शिक्षा को ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, मैं सब्सक्राइब कर बार बार बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, आप लोग आराम से मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन्य सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये 4 ऑप्शन, यानी समाज में विभिन्न लिंगों के लोग उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन्य सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं साथियों? तो वो जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। ठीक है, जन सामान्य के मन में जो भी प्रारूपिक विशेषताएं हैं वो एक जेंडर रूढ़िवादिता है, लेकिन जेंडर रूढ़िवादिता को आज के समय में बहुत कम लिया जा रहा है, उसको समाप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किए गया जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? देखो, पिछले प्रश्न में अपन ने देखा था कि जेंडर रूढ़िवादिता है, लेकिन उनको समाप्त करने के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो उनमें ये प्रश्न आ ही गया, ये एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा कि आजकल की पाठचर्याओं में या कहानियों में ऐसे विवेकशील प्रयास किए जा रहे हैं जिससे पिता घर के कार्यों में लगा रहेगा और माता साहसी कदम यानी ऑफिस या अन्य एक्टिविटी करती है। तो वो किस कदम के लिए है? तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्थापित करता है तो इसे क्या कहते हैं? बहुत ही फेमस प्रश्न है, बहुत ही फेमस थ्योरी है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसमें उन्होंने इनके 3 सिद्धांत 3 चीज इनकी बहुत फेमस है। एक तो जेडपीडी का सिद्धांत, ठीक है, जेडपीडी के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत इनका है। तो जेडपीडी क्या होती है? जेडपीडी वो होती है कि बालक को कुछ हेल्प करना, यानी उसके वर्तमान स्तर से सफलता तक के स्तर के बीच का जो स्तर रहता है उसको जेडपीडी कहते हैं। और ठीक है, और एक स्कैफोल्डिंग यानी फाड़ या ढांचा, स्कैफोल्डिंग यानी कि बालक का जो वर्तमान स्तर है उसमें
शैम्बैस को या टीचर या कोई भी नॉलेज पर्सन से जो थोड़ा हेल्प मिल जाए तो उसको फाड़ या ढांचा या इंग्लिश में इसको फोल्डिंग कहते हैं। तो देखिए ये, और एक होता है एम को ओ, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो फाड़ ढांचा यानी थोड़ी हेल्प प्रदान करने वाला जो व्यक्ति रहता है यानी जो नॉलेज प्रदान करने वाला रहता है उसी को बोलते हैं एम को, यानी उसको फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, एम को मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। तो ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में ये सीधा सा प्रश्न पूछा है, बायोकेमिस्ट्री के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्थापित करें, बच्चे के वर्तमान स्तर को एक वयस्क बच्चे द्वारा, यानी वयस्क क्या होगा मोर नॉलेजेबल पर्सन, तो उसके द्वारा बच्चे के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा बढ़ाया जा रहा है यानी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जाता है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो फाड़ यानी ढांचा यानी स्कोप फोल्डिंग कहलाएंगी, यानी बच्चे को स्कोप फोल्डिंग मिल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। फ्रेंड्स, अगर हिंदी में समझ में नहीं आए तो आप लोग इंग्लिश में भी रीड कर लेना, इंग्लिश में भी यहाँ पे छपा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होगा। जीन पियाजे ने 4 संज्ञानात्मक अवस्थाएं दी थी, इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। संवेदी चालक अवस्था 0 से 2 वर्ष रहती है, इसको 0 से 2 वर्ष, ठीक है, इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष, ठीक है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, ठीक है, 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, ठीक है, 11 से 15 वर्ष। तो ये इसमें मैंने इनकी उम्र एज क्राइटेरिया भी आप लोगों को बताया। तो ठीक है, यहाँ पे निगमनात्मक तर्क के बारे में पूछा तो वो होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में निगमनात्मक तर्क बालक के मन में आने लग जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। निगमनात्मक तर्क यानी परिकल्पित तर्क ये सब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। तो इन स्टेप्स को ज़्यादातर आप इंग्लिश में याद कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हिंदी में शब्दों के अर्थ बहुत बदल जाते हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही रहेगा, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। के अनुसार यानी खालिस्तान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो के अनुसार खालिस्तान, तो वो लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक हो जाता है। तो जहाँ पे सामाजिक संस्कृति की बात आ जाए, सामाजिक की बात आ जाए, सांस्कृतिक की साथ में बात आ जाए, तो वहाँ पे लेव वाइगोस्की का नाम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी छठे प्रश्न का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड यानी 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, यानी कि प्रश्न सामान्य सही है। कक्षा 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए जिससे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का निहितार्थ निकले। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने ही है। ठीक है, 4 ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो देखिए यहाँ पे सिंपल ही प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमाया है और इसे घुमाने में चक्कर पड़ जाता है, इसमें कहीं कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं, सीधी सी नॉर्मल सी बात है। देखिए बालक क्लास 6 और 8 में है तो उसकी उम्र लगभग कितनी होगी लगभग उसकी उम्र होगी 14 वर्ष। ठीक है, तो 14 वर्ष यानी 11 वर्ष से ऊपर ही होगी। तो 11 वर्ष से ऊपर क्या हो जाता है, औपचारिक अवस्था में आ जाता है, यानी निगमनात्मक तर्क में आ जाते हैं। तो बालक के सामने इसका प्रश्न राइट ऑप्शन क्या होगा, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिससे कि तर्क कर सके, उनका समाधान कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है, यानी हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया गया है, तो उनके अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है।
तो बताइए साथियों। तो अपन बढ़ते हैं सीधे आंसर की तरफ। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, यानी ठीक है, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क को लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता ऐसे बालक में रहेगी, तार्किक गणितीय बुद्धि वाले बालक में। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी है, इसको आप जानते ही हैं। उनके अनुसार संगीतकार, प्रकृतिवादी, इस तरह उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार से बताया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है ना। एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें बच्चों की आदतें, कौशलों और मूल्यों को अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार या क्रियाशील, ठीक है, एक सदस्य बनाती है यानी एक मेंबर बनाती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक सीधा सा प्रश्न है, तो उस प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की तरफ। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी मानव विकास के संदर्भ में वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की क्या भूमिका रहती है, इसमें कौन सा कथन सही है? चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे एक बार पढ़ लीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करती है। देखिए, मानव विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता और उसका जो पर्यावरण है, वातावरण है, जिस परिवेश में वो पला बड़ा है, कैसा सीखा, वो सारी चीज़ें एक दूसरे को आपस में इंटररिलेट करके यानी कॉम्प्लेक्स इंटरफेरी करते, यानी जटिल पारस्परिक क्रिया करके उसके विकास में सहयोग करती है। तो यानी 10वें नंबर प्रश्न का फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर पूछा गया। तो एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम वही है जहाँ पर विद्यार्थी के द्वारा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है या उसकी संरचना की जाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इंक्लूड्स, तो क्या शामिल है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में? देखिए साथियों, तो इसमें विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करती है, दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका 12वें क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार ये बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? यानी रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये है, देख लीजिए। तो 13वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल पर सम्मिलित कहानियों एवं उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है कि जब किसी रूढ़िवादी को समाप्त करना है तो सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल यानी कि जो रोल मॉडल है, जो रूढ़िवादी को समाप्त करने में अपना अहम रोल निभा रहे हैं, उनके कहानी और उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक इंक्लूसिव क्लासरूम में एक टीचर को क्या करना चाहिए, उसके बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये देख लीजिए साथियों। तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट होगा। ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, यानी एक विद्यार्थी कक्षा में नीचे लिखे हुए लक्षण प्रस्तुत करता है, तो उसमें क्या किस चीज़ की कठिनाई आ रही उसके बारे में पूछा। देख लेते हैं। पढ़ने के प्रति चिंता करता है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई करता, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई होती है। तो ये सारी अधिगम अशक्तता वाली चीज़ें हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सीधा सा आंसर हो जाएगा
अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। अगर एक शब्द में बोले तो डिसलेक्सिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक शिक्षक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? तो किस प्रकार कर सकता है साथियों? चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम से सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? यानी एक टीचर सृजनशील बालकों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है, किस पर प्रेजेंट कर सकती है? ठीक है, 17 नंबर प्रश्न का देख लीजिए। तो अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देके, ठीक है, उनके अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रस्तुत करके और उनके जो मूल विचार है उनको महत्व देगा। यानी 17वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर है तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? यानी कि नीचे चारों ऑप्शन में से एक पक्ष ऐसा है कि जो कारक कक्षा के सार्थक अधिगम में पक्ष लेता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए चार ऑप्शन में तो है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति बच्चों का सरोकार रखना, बेस्ट ऑप्शन रहेगा चौथा। तो 18 नंबर प्रश्न का फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? यानी कौन सा एक प्रभावशाली समस्या का समाधान रणनीति करने में एक उदाहरण बेस्ट है? तो वो है साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। यानी साधन साध्य और उसका विश्लेषण समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? देखिए, जहाँ पे नोट आ जाए या लेस आ जाए या इनमें से आ जाए तो वहाँ पे अपने कान खड़े कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे अलर्टनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे इन्होंने शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, यानी एक शिक्षण मेथड प्रभावशाली इफेक्टिव नहीं है, ये बात इन्होंने पूछी है। तो वो है बच्चों के अंतर्दृष्टि द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचय, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन ही राइट नहीं है। यहाँ पे देखो CDP वाले विषय में बालक के दोहराने की अगर बात आ जाए तो वो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी नोट मेमोराइजिंग, रटन प्रणाली को बिल्कुल समाप्त करना, ये हमारा NCF भी कहता है और शिक्षण मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे जो जहाँ रटने वाली बात आ जाए वो ऑप्शन सरासर गलत होगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। जबकि इफेक्टिव लर्निंग में तीनों ऊपर के ऑप्शन रहेंगे, यानी बच्चों के अंतर्दृष्टि का अनुमान भी लगाना चाहिए और उन्हें मोटिवेट भी करना चाहिए, ये बात भी सही होगी। प्रयोग एवं परीक्षण एक्सप्लोरेशन करना चाहिए, संवाद डिस्कशन करना चाहिए उनके साथ, लेकिन दिए हुए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, बल्कि उनको समझाकर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? यानी एक टीचर को जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उन बच्चों को ध्यान को आकर्षित करने के लिए कौन सा बर्ताव कर सकते हैं? तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? देखिए फ्रेंड, तो उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। यानी कि जो बालक नहीं पढ़ने में ध्यान दे रहे उनसे बात करो आराम से और उनकी अरुचि क्या, क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे उनको उसको जानो। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। संरचनावादी उपागम बताता है खालिस्तान ज्ञान की संरचना अत्यंत आवश्यक है। यानी संरचनावादी उपागम अप्रोच क्या बताती है? तो वो बताती है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। ठीक है, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुगत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुगत सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए, यानी उनसे बातचीत करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला ही ऑप्शन इज राइट आंसर।
संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। तो द्विदिशीय यानी वाई डायरेक्शनल, ठीक है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ठीक है, दोनों के बीच में एक पारस्परिक क्रिया होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, अधिगम को कौन कौन यानी लर्निंग को कौन कौन डिस्टर्ब करते हैं या प्रभावित करते हैं, इफेक्टिव करते हैं। तो विद्यार्थी की अभिरुचि बिल्कुल प्रभावित करती है, ये बात सही है। विद्यार्थी को सामूहिक स्वास्थ्य, बिल्कुल स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, बिल्कुल टीचिंग मेथड इफेक्ट करती है। और विद्यार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ ये भी करता है। तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ये देखो चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी चारों ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यानी इनमें से कौन सा ज्ञान के सार्थक संरचना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ठीक है, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, यानी 26 नंबर प्रश्न का पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न। शिक्षार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने के निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बेज प्राप्त करना। ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। देखो कभी कभी बालक क्या होता है, अपनी पढ़ाई के दौरान कोई भी पुरस्कार या स्टार या कुछ भी वस्तु पाने के लिए उस एक्टिविटी को अच्छे से करता है, तो वो कौन सा उपागम होगा। तो वो होगा अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति, यानी भौतिक वस्तु के प्रति अट्रैक्ट कर रहा है उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या है, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना यानी कि बाल अवस्था एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक संरचना है। ठीक है, तो 28 नंबर प्रश्न का सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवाल्यवस्था की विशेषता है। तो मध्यवाल्यवस्था की कौन सी विशेषता है बताइए फ्रेंड्स। तो बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं मध्यवाल्यवस्था में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिवार एवं पास पड़ोस के बच्चों यानी आस पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया है एक प्राथमिक एजेंसी। ठीक है, तो यह एक प्राथमिक एजेंसियां है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। साथियों, सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन सी है, सेकेंडरी एजेंसी क्या है, ये क्वेश्चन हर शिक्षक भर्तियों में आता ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। प्राथमिक एजेंसियाँ वह होती हैं यानी कि प्राइमरी सोशलीकरण की एजेंसीज वह होती हैं जैसे कि आपका घर परिवार। ठीक है, और कभी कभी आड़ पड़ोस भी पूछ लिया जाता है, यानी देखिए यहाँ पे पड़ोस पूछ लिया गया, पड़ोस भी पूछा जाने। तो जो आस पड़ोस यानी आपका जो फैमिली है वो आपकी प्राथमिक एजेंसी हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी एजेंसी है जहाँ सामाजिकरण आपका सेकेंडरी स्तर पे सामाजिकरण होता है तो वो स्कूल और समाज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, अपन ने यहाँ पे 30 PY क्वेश्चंस यानी पूर्व वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए उनको यहाँ पर डिस्कस किया। ये आपके आने वाले एग्जाम संविदा वर्ग 3, सीटेट, यूपीटेट और सभी शिक्षक भर्तियों में बहुत ही कारगर साबित होगा। तो साथ ही आपको ये स्पेशल सीरीज अगर पसंद आ रही तो साधना शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें और कमेंट करें। जहाँ भी कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर इसको इस तरह बताना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।